हॉलीवुड हिंदी डब प्रेजेंटिंग इटरनल्स। मूवी स्टार्ट होती है सेलेस्टियल्स द्वारा बनाए गए इटरनल्स के एक्सप्लेनेशन से, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये सेलेस्टियल्स थे कौन। सेलेस्टियल्स की शुरुआत होती है कयानत के पहले यूनिवर्स के साथ। ये एक लौती यूनिवर्स थी जिसे फर्स्ट फर्मामेंट के नाम से जाना जाता था, जो एक परफेक्ट इंटाइटी थी। लेकिन अकेला होने के कारण वो बोर हो गई थी, तो उसने अपना मन बहलाने के लिए दो तरह के सर्वेंट्स क्रिएट किए, जिसमें पहले का नाम था एस्पिरेंट्स और दूसरे का नाम था सेलेस्टियल्स। एस्पिरेंट्स फर्स्ट फर्मामेंट के अंधभक्त थे जो उसे पूजते थे, वहीं सेलेस्टियल्स थोड़े रंगीन मिजाज के थे। जब भी एस्पिरेंट्स किसी भी लाइफ फॉर्म को क्रिएट करते तो वो फर्स्ट फर्मामेंट से परमिशन लेते, जबकि सेलेस्टियल्स ऐसा नहीं करते, जिससे फर्स्ट फर्मामेंट सेलेस्टियल्स बीइंग से खफा हो जाती है, जिससे सेलेस्टियल्स और एस्पिरेंट्स के बीच वॉर छिड़ जाती है, जिसमें एस्पिरेंट्स हार जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सेलेस्टियल्स आखिर करते क्या थे। दरअसल ये सेलेस्टियल्स ना अच्छे होते हैं ना बुरे, ये तो बस नई नई लाइफ को फॉर्म करते थे और उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे। उन्होंने ही इंसानों को, डेविएंट्स को और इटरनल्स को बनाया था। इंसानों के मुकाबले डेविएंट्स ज्यादा ताकतवर थे और डेविएंट्स के मुकाबले इटरनल्स। ये सेलेस्टियल्स लाइफ फॉर्म क्रिएट और उन पर एक्सपेरिमेंट करके हजारों सालों के बाद उन्हें जज करने आते थे, जिसमें वो उस ग्रह में रहने वाले जीवों की बुद्धि, उनका विकास और उनकी पॉपुलेशन और उनके बीच हुए वॉर को जज किया करते थे। इसे जज करता था सेलेस्टियल्स का लीडर अरिसेम द जज। अगर वो अंगूठा ऊपर करता तो उसका मतलब होता था कि वो जीव उसके एक्सपेक्टेशन में खरा उतरे हैं, और जब वो अंगूठा नीचे करता तो उसका सीधा मतलब होता था कि ये जीव इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। जिसके तुरंत बाद एक दूसरा सेलेस्टियल, जिसका नाम एसन द सर्चर होता है, उस ग्रह पर जाकर उन पर रहने वाली प्रजातियों को नष्ट कर देता, जैसा हमने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में देखा था। इन सेलेस्टियल्स की एक झलक हमको थॉर लव एंड थंडर मूवी में भी देखने को मिलती है। इन सेलेस्टियल्स की संख्या 9 है जो अपने अपने काम में माहिर है। ये सेलेस्टियल्स जबरदस्त ताकत रखते हैं। किसी भी प्लेनेट को बनाना, बिगाड़ना, क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना इनके लिए मामूली बात है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर शेर के ऊपर एक सवा शेर होता है, तो वो सवा शेर था वन अबव ऑल। वैसे तो वन अबव ऑल के बारे में किसी को भी ज्यादा पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वन अबव ऑल ने ही फर्स्ट फर्मामेंट को क्रिएट किया था। वन अबव ऑल एक ओमनीप्रेजेंट यानी कण कण में है, ओमनीपोटेंट यानी महाताकतवर जिसे कोई हरा ही नहीं सकता, और ओमनीसेंट यानी अंतर्यामी यानी उसे सब कुछ मालूम है, भूत, भविष्य, वर्तमान, यहाँ तक कि वो टाइम को भी पीछे या आगे कर सकते हैं। और ये सेलेस्टियल्स जैसे कॉस्मो बीइंग्स उनके सामने मच्छर के समान है। आई होप एंड विश कि मार्वल मूवीज में आज नहीं तो कल हमको वन अबव ऑल जरूर देखने को मिलेंगे। अब चलिए मूवी शुरू करें। ब्रह्मांड की जब शुरुआत हुई थी तो उस पर अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। तब ब्रह्मांड के सबसे पुराने अंतरिक्ष जीव, जिन्हें सेलेस्टियल्स कहा जाता है, उनके लीडर अरिसेम ने सबसे पहले एक सूरज का निर्माण किया और सृष्टि को रोशन किया, जिसके बाद जीवन की शुरुआत हुई। लाइफ तब तक फलती फूलती रही जब तक कि अंधेरे अंतरिक्ष की गहराई से डेविएंट्स नाम के जीव इंसानों को अपना शिकार न बनाने लगे। प्राकृतिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए सेलेस्टियल प्राइम अरिसेम ने द इटरनल्स को डेविएंट्स का सफाया करने को भेजा, जो ओलंपिया प्लेनेट के इमोर्टल हीरोज थे। साल था 5000 BC का जब इटरनल्स को धरती पर भेजा गया, जहां हम उन्हें डेविएंट्स से पहली बार लड़ते देखते हैं। इन 10 इटरनल्स में से एक इटरनल, जिसका नाम इकारस है, के पास उड़ने की और अपनी आंखों से लेजर बीम शूट करने की एबिलिटी होती है। वहीं दूसरी इटरनल, जिसका नाम मकारी होता है और जो एक लौती गूंगी इटरनल होती है, उसके पास सुपर स्पीड की पावर होती है। तीसरा इटरनल किंगो है, जो अपने हाथों से कॉस्मिक एनर्जी रिलीज करता था। चौथा इटरनल गिलगामेश होता है, जिसकी भुजाओं में असीम ताकत होती है। पांचवी इटरनल थेना है, जिसे गॉडेस ऑफ वॉर भी कहा जाता है, जो अपने हथियार को कोई भी रूप दे सकती है। छठी इटरनल एक बच्ची है, जिसका नाम स्प्राइट है, जो इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करने में माहिर है। सातवां इटरनल फेस्टोस है, जो किसी भी चीज या हथियार को इन्वेंट कर सकता है। आठवां इटरनल ड्रूड है, जिसकी एबिलिटी किसी भी जिंदा जीव के माइंड को कंट्रोल करने की है। नवीं इटरनल एजाक है, जो सारे इटरनल्स की लीडर भी है और जिसके अंदर किसी भी बीमारी और चोट को हील करने की पावर है। और साथ ही साथ एक लौती इटरनल है, जो किसी भी सेलेस्टियल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। 10वीं और आखिरी इटरनल सर्सी है, जो किसी भी चीज या वस्तु को उसके दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। हमें वर्तमान समय का लंदन दिखाया जाता है, जहां सर्सी एक साइंस टीचर है
जो अपने फेलो टीचर डेन को डेट भी कर रही है। स्प्राइट के साथ बातचीत के दौरान सर्सी कहती है कि उसे लगता है कि वो डेन से प्यार करने लगी है, लेकिन डेन को वो अपनी सच्चाई बताने के लिए अभी रेडी नहीं है। तीनों घर की ओर जा रहे होते हैं, तभी एक डेविएंट डेन के पीछे सर्सी को दिखाई देता है। तो सर्सी और स्प्राइट अपनी पावर्स यूज करते हैं उस डेविएंट को मारने के लिए। स्प्राइट इल्यूजन क्रिएट करके उस डेविएंट को कंफ्यूज कर देती है, लेकिन वो डेविएंट काफी इंटेलिजेंट होता है जो स्प्राइट को सपोर्ट कर लेता है। वो डेविएंट स्प्राइट को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी कहीं से इकारस आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। वो डेविएंट भी इकारस से पिटने के बाद वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से बचकर निकलने के बाद सर्सी अपने बारे में डेन को बताती है कि वो कौन है और क्या है, और बताती है कि प्राचीन समय यानी 5000 BC में उन्होंने इन सभी डेविएंट्स को मार डाला था, जो उसे लगता था कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि डेविएंट्स पूरी तरह मरे नहीं थे। डैन उससे पूछता है कि अगर वे वाकई इंसानों की रक्षा करने इस पृथ्वी पर आए हैं तो उन्होंने एवेंजर्स की मदद क्यों नहीं की थैनोस के खिलाफ लड़ाई के दौरान। तो इस पे सर्सी उसे बताती है कि उन सभी को क्लियर एडवाइस और इंस्ट्रक्शन मिले थे कि वो इंसानों की किसी भी प्रकार के झगड़े में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका इंटरफेयर करना ह्यूमंस के डेवलपमेंट को बाधित कर सकता था। हालांकि इंटरनल्स को ये भी कहा गया था कि डेविएंट्स का सफाई करके वे वापस अपने प्लेनेट ओलंपिया जा सकते हैं, जिसकी वजह से वे अभी तक पृथ्वी पर ही हैं, यानी डेविएंट्स अभी भी जिंदा थे और लंबे समय से उनसे छुपे हुए थे। उसके बाद डैन सर्सी से इकारस के बारे में पूछता है और हमें पता चलता है कि सर्सी और इकारस 5000 साल तक एक दूसरे के साथ रहे हैं, जिसके बाद इकारस उन सबको छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चला गया। सर्सी बाकी इटर्नल्स के पास जाने से पहले डैन को हक करती है। तभी इकारस नोटिस करता है कि जिस डेविएंट से उन्होंने पहले लड़ा था वो दरअसल उन्हीं को मारने आया था और उसके पास अपने आप को हील करने की एबिलिटी भी थी, जो 5000 BC में उनके द्वारा मारे गए डेविएंट्स के अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। तो इकारस कहता है कि उन्हें बाकी इटर्नल्स को इस बारे में आगाह करना जरूरी है। इस पे सर्सी उसे सबसे पहले एजाक यानी इटर्नल लीडर को खोजने की सलाह देती है। उसके बाद हमें 575 BC का बेबीलोन शहर दिखाया जाता है, जहां इटर्नल्स और डेविएंट्स की लड़ाई चल रही है, जिन्हें हराने के बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे एजैक प्राइम सेलेस्टियल अरिसेम से कम्युनिकेट कर रही है और उसे इन्फॉर्म कर रही है कैसे इंसानों की आबादी अब ग्रो कर रही है, और साथ ही वो इस बात से भी चिंतित है कि उसे इंसानों के अंदर कुछ खास बातें दिखाई देती है और जिसे विश्वास है कि उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। लेकिन अरिसेम उसे अपने असली पर्पस पर फोकस करने और इंसानों से लगाव न रखने की हिदायत देता है। उसी दरमियान ड्रूड और मकारी एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। वहीं इकारस भी सर्सी से अपने प्यार का इजहार करता है और हमें पता लगता है कि दोनों की हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी भी हो चुकी थी। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां सर्सी, स्प्राइट और इकारस एजाक की खोज पर हैं। लेकिन जब वो उस तक पहुंचते हैं तो वो उसे डेविएंट के हाथों द्वारा मारा पाते हैं। वे लोग रियलाइज करते हैं कि उस डेविएंट ने एजाक को मारकर उसकी सारी पावर कंज्यूम कर ली थी। सर्सी उसकी बॉडी के पास बैठी हुई होती है, तभी एजाक की बॉडी से कॉस्मिक एनर्जी निकलकर सर्सी के अंदर समा जाती है, जिससे वो सेलेस्टियल प्राइम अरिसेम से कम्युनिकेट कर पाती है, जिसे वो अपनी लाइफ में पहली बार मिल रही होती है। सर्सी स्प्राइट और इकारस को इन्फॉर्म करती है कि उसने अरिसेम से बात की। उसके बाद दोनों से अरिसेम से दोबारा कम्युनिकेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन सर्सी को पता नहीं होता है कि उस कॉस्मिक एनर्जी को कैसे यूज करके अरिसेम से बात की जाए। उसके बाद हमें 1521 AD का समय दिखाया जाता है, जहां इंसानों के बीच वॉर हो रही थी। चूंकि इंटरनल्स को इंसानों के झगड़े में इंटरफेयर करने की मनाही होती है, इसलिए वो इस पचड़े पर नहीं पड़ते। लेकिन अपने आसपास हो रहे वायलेंस को देखकर थेना के मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है और वो अपने साथियों पर ही अटैक कर देती है। वो अपने हथियार से एजाक को जख्मी कर देती है, लेकिन हीलिंग एबिलिटी होने के कारण एजाक अपने को हील कर देती है। किसी तरह वे लोग थेना पर काबू पा लेते हैं। एजाक सारे इटर्नल्स को एक्सप्लेन करती है कि थेना का दिमाग उसकी पुरानी यादों के कारण फ्रैक्चर हो गया है, जिसका सिर्फ एक ही इलाज है कि उसकी मेमोरी को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए, ताकि वो दोबारा से एक नई शुरुआत कर सके। ड्रूड अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एजाक पर निकालता है और कहता है कि उन्होंने उस पर 7000 सालों से विश्वास बनाए रखा कि डेविएंट्स को खत्म करते ही वे लोग वापस अपने प्लेनेट ओलंपिया चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। वो इस मिशन को एक गलती मानता है। तभी वो अपने सामने चल रहे इंसानों की लड़ाई में इंटरफेयर करता है और उन सभी इंसानों को अपने कंट्रोल में ले लेता है और एजाक को कहता है कि अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की तो उससे पहले उसे मारना होगा। ड्रूड उन कंट्रोल किए इंसानों की आर्मी को लेकर वहां से चला जाता है। गिलगामेश कहता है कि वो थेना के साथ रहेगा
और उसका ख्याल रखेगा। उसके बाद एजाक सभी को बताती है कि वे सभी अपनी अपनी जिंदगी अपने तरीके से पृथ्वी पर जीने के लिए आजाद हैं, जब तक कि डेविएंट्स पूरी तरह से खत्म ना हो जाएं। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां हम किंगो को देखते हैं जो एक बॉलीवुड स्टार की लाइफ जी रहा था। तभी इकारस और सर्सी उसे ढूंढते वहां पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि एजाक को डेविएंट्स ने मार डाला। वे उसे वापस उनके साथ चलने को कहते हैं, जिसके बाद वो उनके साथ चलने के लिए एग्री हो जाता है। वहीं हमें यह भी पता चलता है कि किंगो और स्प्राइट दोनों एक साथ रहा करते थे, जिसके बाद किंगो बॉलीवुड चला गया। वे सभी ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं, जहां गिलगामेश ने एक डेविएंट को मारा हुआ था। एजाक की मौत जानकर गिलगामेश बहुत दुखी होता है। वो उन्हें थेना से मिलाने ले जाता है, जिसका दिमाग गिलगामेश की उस मारे गए डेविएंट के साथ हुई लड़ाई से विचलित था। उसे फिर से दौरे पड़ते हैं। स्प्राइट अपनी पावर को यूज करके उस पर काबू पा लेती है। उसके बाद वे सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं। उसी दौरान सर्सी बाहर जाकर अरिसेम से कम्युनिकेट करती है। वो अरिसेम को एजाक की मौत की खबर देती है और बताती है कि डेविएंट्स ने एजाक को मार डाला और उसकी सारी पावर चूस ली। अरिसेम उसे बताता है कि पृथ्वी पर उन सभी को भेजने का असली मकसद डेविएंट्स का खात्मा नहीं, बल्कि एक सेलेस्टियल टियामट को पैदा करने में मदद करना था। उसके मुताबिक अरबों सालों के पश्चात एक सेलेस्टियल का पैदा होना बहुत जरूरी है और हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि सेलेस्टियल अरिसेम सेलेस्टियल बीज को प्लैनेट्स के अंदर बो देता था और इस बार उसने पृथ्वी को चुना था उस सीड को ग्रो करने के लिए। अरिसेम के मुताबिक एक सेलेस्टियल को पैदा करने की जरूरतों के लिए वो उस प्लेनेट की पॉपुलेशन को ग्रो करने में मदद करता था, ताकि उस प्लेनेट को फाड़कर जब वो निकले तो उसे फीड करने के लिए पहले से ही वो इंटेलिजेंट लाइफ उस प्लेनेट पर मौजूद हो। लेकिन डेविएंट्स कहीं से पृथ्वी पर आ गए थे और इंसानों को खाने लगे थे, इसीलिए प्राइम सेलेस्टियल अरिसेम ने इंटरनल्स को धरती पर भेजा इन डेविएंट्स को मारने के लिए। और अब इंसानों की पॉपुलेशन अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम है उस सेलेस्टियल यानी टियामट के पैदा होने का। अरिसेम सर्सी को यह भी बताता है कि यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सेलेस्टियल्स के बगैर पूरे यूनिवर्स पर अंधेरा हो जाएगा, जिससे यूनिवर्स में मौजूद लिविंग थिंग्स खत्म हो जाएंगे। वो ये भी रिवील करता है कि एजाक कई लाखों सालों से उन सेलेस्टियल्स की मदद कर रही थी, दूसरे इटर्नल्स को साथ लेकर। हालांकि सारे इटर्नल्स को लगता था कि वे सभी ओलंपिया प्लेनेट के निवासी हैं और वहीं पैदा हुए थे और पृथ्वी को बचाना उनके मिशन का बस एक हिस्सा था। लेकिन अरिसेम उसे बताता है कि ओलंपिया जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उसने ही उन इटर्नल्स को बनाया था और उनके मध्य ही उसने उनकी सारी यादें मिटा डाली थी। और बताता है कि उसने ही डेविएंट्स को बनाया था बिल्कुल उसी रीजन के लिए जिस रीजन के लिए उसने इटर्नल्स को बनाया, यानी सेलेस्टियल्स को पैदा करने में मदद करने के लिए। लेकिन समय के साथ साथ डेविएंट्स प्रीडिएटर बन गए, जिसके कारण डेविएंट्स उसके कंट्रोल से बाहर चले गए। वो सर्सी को बताता है कि अब वो ही सभी इटर्नल्स की प्राइम लीडर है और उसे चेतावनी देता है कि उसे निराश करने की चेष्टा ना करे। उसके बाद ये सारी बातें सर्सी दूसरे इटर्नल्स को बताती है, जिसके कारण वे लोग उस सेलेस्टियल के पैदा होने को रोकने या उसकी हेल्प करने के लिए आपस में ही आर्ग्यू करने लगते हैं। इकारस सर्सी को सुझाव देता है कि उसे बाकी इटर्नल से भी बात करनी चाहिए, उसके बाद ही निर्णय लिया जाए कि आखिर उन्हें करना क्या है। उसके बाद वो सभी ड्रूड को खोजने जाते हैं और पाते हैं कि ड्रूड किसी आइसोलेटेड गांव में रह रहा था, जहां का सारा कंट्रोल उसके हाथ में था। सर्सी उसे इस मिशन का पर्पस और वो सारी बातें बताती है, जिसे जानने के बाद ड्रूड, किंगो और इकारस के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। वहीं बाहर गिलगामेश थेना को उसके प्रति अपनी फीलिंग्स बता रहा है। वहीं हमें यह भी पता चलता है कि स्प्राइट अंदर ही अंदर इकारस को चाहती है, लेकिन इकारस सर्सी से मोहब्बत करता था। उसी दरमियान इकारस पर एक डेविएंट हमला कर देता है और देखते ही देखते डेविएंट्स उस गांव पर हमला कर देते हैं। उन्हें रोकने के लिए इटर्नल्स अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन इस थेना को अलग ही दौरे पड़ते हैं और वो अपने ही साथियों पर हमला शुरू कर देती है। गिलगामेश उसे शांत करने में कामयाब रहता है। तभी उन डेविएंट्स का लीडर, जिसका नाम क्रो होता है और जिसने ही इटर्नल लीडर एजाक को मारा था, गिलगामेश पर हमला कर देता है। वहीं ड्रूड भी डेविएंट्स का मुकाबला कर रहा था। किंगो अपनी एबिलिटी यानी कॉस्मिक एनर्जी से एक डेविएंट को मार डालता है। इकारस भी एक डेविएंट का पीछा करते करते उसे मार डालता है, लेकिन किंगो को डेविएंट के हमले से बचाने के दौरान एक डेविएंट इकारस पर जबरदस्त तरीके से हमला कर देता है और जैसे ही उसे खत्म करने वाला होता है कि तभी सर्सी वहां आकर इकारस को बचा लेती है, जिसके बाद वो उस डेविएंट को पानी के अंदर ले जाकर एक पेड़ में बदल देती है।
एज यू नो कि सर्सी के पास किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति होती है। तभी डेविएंट लीडर क्रो थेना को देखकर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन गिलगामेश उसके बचाव में आ जाता है और मारा जाता है। गिलगामेश की पावर चूसने के बाद क्रो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उन्हें बताता है कि जब भी कोई सेलेस्टियल पैदा हुआ तब सेलेस्टियल ने उन्हें मरने के लिए उसी प्लेनेट पर छोड़ दिया। उसका मानना था कि सेलेस्टियल्स अपने मतलब के लिए उन्हें यूज करके उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते थे और धमकी देता है कि वो सारे इटर्नल्स को मार डालेगा। उसके बाद वो सभी गिलगामेश का अंतिम संस्कार करते हैं। थेना उसकी राख को नदी में बहा देती है। ड्रूड सेलेस्टियल के इमरजेंस को रोकने के लिए एग्री हो जाता है और बताता है कि वो इतना पावरफुल नहीं है कि किसी सेलेस्टियल के माइंड को कंट्रोल कर सके। उसके बाद हमें 1945 का हिरोशिमा दिखाया जाता है, जहां फास्टोस हिरोशिमा अटैक के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है कि उसे इंसानों की टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में मदद नहीं करनी चाहिए थी और कहता है कि उनका मिशन एक गलती थी। फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, जहां फेस्टोस और उसका पार्टनर अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं। तभी वहां इकारस और सर्सी आ जाते हैं। फेस्टोस कहता है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता और ना ही अपनी पावर्स को दोबारा यूज करना चाहता है, लेकिन उसका पार्टनर फेस्टोस को कन्विंस कर लेता है उनके साथ जाने को। उसके बाद वो अपनी फैमिली को गुड बाय कहकर वहां से निकल जाता है। वे सभी आखिरी इटर्नल मकारी को खोजने निकल पड़ते हैं, जो इराक में कहीं रह रही थी। फेस्टोस उसका पता लगा लेता है और हम एक स्पेसशिप को धरती फाड़कर बाहर आता देखते हैं, जिसका नाम डोमो था। वे सभी उसके अंदर चले जाते हैं, जहां मकारी कई सौ सालों से रह रही थी। फेस्टोस उन सबको कहता है कि वो ऐसा डिवाइस क्रिएट कर सकता है जो उनकी एनर्जी को आपस में जोड़ सकता है और उसकी मदद से ड्रूड पैदा होने वाले सेलेस्टियल टियामट के माइंड को अपने कंट्रोल में ले सकता है। लेकिन साथ ही वो इटर्नल्स अपने डिसीजन को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सेलेस्टियल के इमरजेंस को रोकना सही आइडिया है भी या नहीं। तभी किंगू कहता है कि ऐसा करने के दौरान सेलेस्टियल टियामट मारा भी जा सकता है और उसके मरते ही यूनिवर्स के दूसरे प्लैनेट्स में रह रही लाइफ फॉर्म्स भी तबाह हो सकती है। फिर हमें 6 दिन पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ एजाक इकारस को बताती है कि सेलेस्टियल पैदा होने वाला है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उस सेलेस्टियल का इमरजेंस हो क्योंकि इस प्लेनेट और यहाँ के लोगों ने उसे बदल दिया है। इकारस उसे बताता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है और वो वही करेगा जैसा एजाक चाहती है, लेकिन उससे पहले वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। वो उसे लेकर अलास्का जाता है और उसे रिवील करता है कि उसने डेविएंट्स को बर्फ के नीचे सदियों से दबा हुआ वहाँ पाया और उसे कहता है कि उसे शक है कि उसने अपना फेथ सेलेस्टियल प्राइम पर से खो दिया है, इसीलिए वो इमरजेंस होना रोकना चाहती है, लेकिन वो उसे सेलेस्टियल प्राइम को धोखा नहीं देने देगा। इतना कहकर वो उसे नीचे धक्का दे देता है और उसे डेविएंट्स के बीच अकेला छोड़ देता है। डेविएंट लीडर क्रो एजाक की सारी एनर्जी चूस लेता है और उसे मार डालता है। वापस प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि इकारस सर्सी को कह रहा होता है कि इमरजेंस को रोकना एक अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन सर्सी इस बात पर आर्गू नहीं करना चाहती। इकारस कन्फेस करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वे दोनों वापस स्पेसशिप डोमो के अंदर जाते हैं। तभी सर्सी को एहसास होने लगता है कि इमरजेंस शुरू हो चुका है। फास्टोस मकारी को इमरजेंस का पॉइंट पता लगाने के लिए भेजता है। वहीं इकारस अंदर पहुंचकर फास्टोस का क्रिएशन डिस्ट्रॉय कर देता है। तब तक मकारी भी वहां पहुंच जाती है और बताती है कि उसने इमरजेंस पॉइंट का पता लगा लिया है। तभी इकारस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंगो बीच में आ जाता है, जिससे उसका कंधा जख्मी हो जाता है। उसके बाद किंगो उसे वार्न करता है कि उसे अपनी फैमिली यानी इटर्नल्स के खिलाफ बगावत नहीं करनी चाहिए थी। इकारस रिवील करता है कि उसने ही एजाक को मरवाया डेविएंट के हाथों और वो उन सभी को मार डालेगा अगर उन्होंने सेलेस्टियल टियामट को पैदा होने से रोका तो। उसके बाद वो जाने लगता है और स्प्राइट भी उसे ज्वाइन कर लेती है। किंगो को लगता है कि इकारस बिल्कुल सही है, उसके मुताबिक इमरजेंस को होने देना चाहिए और उसे यह भी लगता है कि वे सब मिलकर भी इकारस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ड्रूड कहता है कि उन्हें एक बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए इन दिस केस अगर वे लोग इकारस के हाथों मारे गए तो। फेस्टोस को रियलाइज होता है कि वो यूनिमाइंड क्रिएट कर सकता है, तो वो जर्सी के गले से कॉस्मिक एनर्जी को बाहर निकालता है, जिसे यूज करके वो अरिसेम से कम्युनिकेट करती थी। फेस्टोस उसे डिसमेंटल करके उससे ब्रेसलेट्स बना लेता है, जो उन्हें एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसफर करने में मदद करेगा। उसी दरमियान इकारस और स्प्राइट इमरजेंस को होता देख रहे होते हैं। तभी इटर्नल्स भी डोमो में बैठकर वहां पहुंच जाते हैं। इकारस ड्रूइड को खोजता डोमो के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात थेना से होती है। थेना इकारस पर हमला कर देती है, लेकिन इकारस उसे बड़ी आसानी से चित कर देता है। उसी दरमियान बाकी इटर्नल्स अपनी अपनी पावर्स यूनिमाइंड ब्रेसलेट की मदद से एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तभी इकारस डोमो से बाहर आकर देखता है कि सारे इटर्नल्स इमरजेंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उन पर हमला कर देता है और साथ ही डोमो को भी तबाह कर देता है। मकारी इकारस पर हमला कर देती है, वही इमरजेंस भी शुरू हो जाता है। फेस्टोस
और थेना भी इकारस का मुकाबला करते हैं। तभी कहीं से डेविन लीडर क्रो भी वहां पहुंच जाता है, जो मकारी की एनर्जी चूसने लगता है। तब तक फेस्टोस भी उस पर कॉस्मिक ब्लास्ट कर देता है। इकारस सर्सी को रोकने उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन फेस्टोस यूनिमाइंड ब्रेसलेट की मदद से उसे बंदी बना लेता है। वहीं थेना क्रो का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच जाती है, जहां क्रो उस पर हमला कर देता है और उसके बाद वो उसे हिप्नोटाइज करके उसकी एनर्जी चूसने ही वाला था कि थेना अपने वेपन से उसके सर के 2 टुकड़े कर देती है। वहीं इमरजेंस अपने चरम पर पहुंच चुका था और हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर से सेलेस्टियल टियामट बाहर आ रहा है। वहीं सर्सी किसी तरह सेलेस्टियल टियामट के ऊपर पहुंचकर उसे बर्फ से जमा देती है। इकारस भी अब आजाद हो गया था, जो सर्सी के पास पहुंचता है और सर्सी का चेहरा देखकर वो अपना मन बदल देता है और इमरजेंस को रोकने के लिए उसकी मदद करता है। स्प्राइट भी इसमें उनका साथ देती है और सभी मिलकर अपनी पावर्स की मदद से सेलेस्टियल टियामट को बर्फ से जमा देते हैं। लेकिन इकारस सेलेस्टियल टियामट को पैदा न हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। साथ ही वो सर्सी से माफी भी मांगता है और उसे छोड़कर हमेशा के लिए पृथ्वी को छोड़कर सूरज के अंदर चला जाता है। स्प्राइट को बताती है कि उसके पास अभी भी यूनिमाइंड की एनर्जी बची है और कहती है कि वो उसको इंसान में तब्दील कर सकती है और स्प्राइट एग्री हो जाती है। फिर हमें 2 हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है, जहां फेस्टोस उस डेमो को फिर से फिक्स कर देता है। उसके बाद ड्रूइड, मकारी और थेना उस पे बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल जाते हैं। किंगो और स्प्राइट अब एक साथ हैं और सर्सी अपने बॉयफ्रेंड डेन के साथ वापस चली गई है। लेकिन मूवी यहीं एंड नहीं होती, बल्कि सेलेस्टियल प्राइम अरिसेम अंतरिक्ष में दिखाई देता है और पृथ्वी में रह रहे तीनों इटर्नल्स को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि तुमने इंसानों के खातिर एक सेलेस्टियल का बलिदान दिया, और बताता है कि वो उन इटर्नल्स की मेमोरीज इवेल्युएट करेगा और देखेगा कि इंसानों को जीना चाहिए या नहीं। इतना कहते ही मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, बाय बाय।